हैदराबाद इज द न्यू बैंगलोर। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने जब हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर की फोटो शेयर करते हुए ये कैप्शन लिखा तो ये पोस्ट वायरल हो गई और तेलंगाना के फॉर्मर सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने भी पोस्ट को वैलिडेट किया और कहा कि हैदराबाद दूसरी किसी भी भारतीय शहर के मुकाबले बेहतर है और आने वाले समय में ये एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस सिटी बनेगी। कमेंट्स में बहुत सारे और भी लोगों ने इस क्लेम को सपोर्ट किया और अपने अपने रीजंस दिए कि क्यों हैदराबाद आने वाले समय में बैंगलोर तक को पीछे छोड़ देगा। इसी तरह द मार्केटिंग एनाटॉमी की फाउंडर श्वेता कुकरेजा कहती हैं कि वो पिछले 1 साल से हैदराबाद में रह रही हैं और वो किसी भी दिन बैंगलोर के ऊपर हैदराबाद को चूज करेंगी क्योंकि हैदराबाद में ट्रैफिक कम है, एयरपोर्ट के लिए अच्छी कनेक्टिविटी है, ग्रीनरी है, एस्थेटिक्स है और अच्छा खाना है। इवन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये कोई नया डिस्कशन नहीं है, बल्कि जब भी बैंगलोर से जुड़ी कोई भी नेगेटिव न्यूज बाहर आती है तो उसे डायरेक्टली कंपैरिजन में हैदराबाद के साथ खड़ा कर दिया जाता है। और सच बताऊं तो मुझे ना कभी भी ये कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं लगता था क्योंकि बैंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली है। अकेले जीडीपी की बात करूं तो बैंगलोर $300 बिलियन की जीडीपी क्रिएट करता है भारत के लिए और ये जीडीपी हर साल 8% से ज्यादा रेट के साथ ग्रो कर रही है। आज यहाँ 67,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज है, 40 लाख से ज्यादा टेक एम्प्लॉइज हैं, 6,30,000 करोड़ से ज्यादा के सॉफ्टवेयर बैंगलोर अकेले एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों जब मैंने बैंगलोर के रीसेंट प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला कि एक्चुअली पिछले कुछ समय में ये शहर अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहीं पीछे छूट रहा है और इन प्रॉब्लम्स ने बैंगलोर के कॉम्पिटिटर सिटी हैदराबाद के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खोल दिए हैं। ऑल्दो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग हैदराबाद की जीडीपी $50.6 बिलियन थी, लेकिन हैदराबाद का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.47% है जो बैंगलोर से भी ज्यादा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2035 तक हैदराबाद $200 बिलियन की जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में कुछ बड़े सवाल उठते हैं कि क्या सच में हैदराबाद बेंगलुरु का ऑल्टरनेटिव बनने के लिए तैयार हो चुका है? क्या सच में बैंगलोर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? और अगर हाँ तो बैंगलोर के इस डाउनफॉल के आखिर क्या कारण है और हैदराबाद ने ऐसा क्या अलग किया है जो ये शहर अब एक नया बैंगलोर बनने की ओर अग्रसर है? दोस्तों बैंगलोर की सबसे पहली प्रॉब्लम है उसकी एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन। हालांकि बेंगलुरु को बेहद प्लान्ड मैनर में लार्ज पॉपुलेशन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन 1980s में जब भारत में टेक बूम आया तो बैंगलोर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सेटअप होना शुरू हुई और 20th सेंचुरी खत्म होते होते बैंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली बन गया। यहाँ देश के कोने कोने से इंजीनियर्स आके सेटल होने लगे और इसी वजह से पॉपुलेशन में सडन एक्सप्लोजन हुआ। 1970 में जिस बैंगलोर की पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख के आसपास थी वो 1990 में 40 लाख और 2000 में 55 लाख हो गई। इवन 1991 से 2001 के बीच बेंगलुरु शहर की पॉपुलेशन 38% के साथ ग्रो हुई, जिसने इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बना दिया और आज ये शहर 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों का घर बन चुका है। इवन अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का ये ट्रेंड रुका नहीं है और हर साल लगभग 3.45% के रेट से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से बैंगलोर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ लगातार कंपनीज में काम करने के लिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जॉब्स के अलावा आप में से बहुत से लोग या तो बिजनेस ओन करते होंगे या बिजनेस करना चाहते होंगे, लेकिन बिजनेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग से लेकर इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक सब कुछ मैनेज करना ना सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि महंगा भी है। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ओडू, जो बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को इजी और स्मूथ बनाता है। ओडू 45+ ऐप्स वाला एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो इनवॉइस बनाना हो, रिक्रूटमेंट करना हो, वेबसाइट बनाना हो या सीआरएम मैनेज करना हो। एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर सेल्स विद ओडू। सबसे खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर का यूआई इतना सिंपल है कि इसे यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद इसे एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। इसके अलावा ओडू की एक बिजनेस ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओडू पर साइन अप करिए और अपने बिजनेस को नई उड़ान दीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पहली प्रॉब्लम है दोस्तों वाटर क्राइसिस। देखिए 2018 में साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन ने डे 0 का थ्रेट फेस किया था। डे 0 यानी ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब किसी शहर की
पब्लिक वाटर सप्लाई खत्म हो जाए, जिसकी वजह से नलों में क्लीन पानी ना आए और ड्रिंकेबल वाटर आना बंद हो जाए। लेकिन उसी साल एक भारतीय शहर भी था जो डे जीरो के थ्रेट को फेस कर रहा था, और वो शहर था नन अदर देन बैंगलोर। और अनफॉर्चुनेटली 2024 में ये प्रेडिक्शन सही भी साबित हुआ, जब फरवरी 2024 के बाद बैंगलोर ने वाटर क्राइसिस को फेस करना शुरू किया। एस्टिमेट किया जाता है कि बैंगलोर शहर को हर दिन 2600 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। इसमें से 1450 मिलियन लीटर कावेरी नदी से आता है, जबकि 650 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर से। यानी दोनों सोर्सेस को मिलाकर 2100 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई बैंगलोर को हो पा रही है, जबकि 500 मिलियन लीटर की शॉर्टेज थी। शहर में टोटल 14,000 गवर्नमेंट बोरवेल मौजूद हैं। इसमें से 6900 बोरवेल्स सूखे हो चुके हैं, और जो नए बोरवेल बनाए जा रहे हैं उसमें 1800 फीट तक भी पानी की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बैंगलोर का एक मेजर वाटर सोर्स यहाँ की लेक्स भी हुआ करती थी, क्योंकि एक समय यहाँ 400 से ज्यादा बड़ी लेक्स थी। लेकिन आज बीबीएमपी की वेबसाइट ये मेंशन करती है कि बैंगलोर में सिर्फ 17 अच्छी लेक्स बची हैं, क्योंकि लेक्स अब पॉल्यूट हो गई हैं। इन लेक्स में सीवेज वाटर को बिना ट्रीट के रिलीज किया जाता है, और इनके सरफेस को भी माइनिंग करके डिस्टर्ब कर दिया गया है। कई लेक्स में मिट्टी भरकर वहां ऊंची बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, जिससे कई लेक्स का अस्तित्व खत्म हो चुका है। बैंगलोर का ग्रीन कवर भी दोस्तों 68% से घटकर 14% पर आ चुका है, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी की समस्या और ज्यादा प्रज्वलित हो गई है। वाटर की शॉर्टेज की वजह से सिटी के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, फायर डिपार्टमेंट, ऑफिसेज, हाउसिंग सोसाइटीज सब कुछ इफेक्ट हुआ है। स्कूल्स को टेम्परेली शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि स्कूल आवर्स के दौरान स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए पानी ही अवेलेबल नहीं होता। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के बोरवेल नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हैवी अमाउंट में प्राइवेट वाटर टैंक खरीदने पड़े। फार्मर्स को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो वहीं कंपनीज के एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर रहे थे। हालांकि ये वाटर क्राइसिस अब थोड़ी टोन डाउन हो चुकी है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। सेकेंड प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ की रेंटल इनकम, और इस प्रॉब्लम ने बैंगलोर में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दस्तक दी है। दरअसल लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की। एम्प्लॉयज यहाँ अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज को वैकेट करके अपने घर चले गए, जिससे रेंटल प्रॉपर्टी के ओनर्स का इनकम सोर्स ऑलमोस्ट बंद हो गया। इसके साथ बैंगलोर का इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो रहा था, जिसके चलते कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन खुलने के बाद कंपनीज को ऑफिसेस खोलने के लिए अप्रोच किया। फिर जब 2022 में ऑफिसेस खुले तो बैंगलोर में सडनली प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टी रेट्स आसमान छूने लगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में यहाँ हाउस रेंट डबल से ज्यादा हो गए हैं, और रेंटल्स में बैंगलोर ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। रेंटल प्राइसेस बढ़ने के पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला कि लैंडलॉर्ड कोविड के दौरान हुए अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं, और दूसरा बैंगलोर में प्रॉपर्टीज की जितनी डिमांड है उतनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल ही नहीं है। बैंगलोर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हाउस ओनर्स अब किराएदारों से रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल और जूम इंटरव्यू तक ले रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम है दोस्तों बैंगलोर का ट्रैफिक। बेंगलुरु के येलहंका में रहने वाले सुदीप का ऑफिस है 30 किलोमीटर दूर व्हाइट फील्ड में। 5:30 बजे अपना काम खत्म करने के बाद सुदीप अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं, और वह 9:30 बजे अपने घर पहुंच पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली बेंगलुरु में इसी तरह हर रोज लाखों लोग ट्रैफिक में सफर करते हैं। 2022 में टॉमटॉम द्वारा पब्लिश किए गए ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेंगलुरु वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है, जबकि 2021 में बेंगलोर 10th नंबर पर हुआ करता था। ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि यहाँ के लोग एक साल में एवरेज 260 घंटे यानी लगभग 11 दिन ड्राइविंग में और 5 दिन ट्रैफिक में बिता देते हैं। यहाँ ट्रैफिक की इस हालत के लिए कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स की क्वांटिटी, अनप्लान्ड रोड्स और कंस्ट्रक्शन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में इनडिसिप्लिन। तो सब बैंगलोर की इन प्रॉब्लम का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी दूसरे शहर को मिला है तो वो शहर है हैदराबाद। इवन मल्टीपल रैंकिंग्स में हैदराबाद बैंगलोर को पीछे छोड़ चुका है।
जैसे कि 2023 का मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग हैदराबाद भारत की बेस्ट लिवेबल सिटी है और पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली सब हैदराबाद के पीछे हैं। साथ ही बैंगलोर की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एक्सपेंशन के लिए दूसरी सिटीज को खोज रही हैं और इन सिटीज में से भी सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन बनकर सामने आया है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। और इसके लिए तेलंगाना की गवर्नमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। इस वजह से करंटली भारत के ऑलमोस्ट 15 से 20% स्टार्टअप अकेले तेलंगाना में रजिस्टर हो रहे हैं और यहाँ 6,660 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं जो 2020 तक लगभग 11,000 करोड़ के फंड्स रेज कर चुके हैं। और इन सभी स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा हिस्सा फ्लरिश हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद की वजह से ही पिछले 10 साल में तेलंगाना का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट लगभग 12% से इंक्रीज हो गया है, तो वहीं यहाँ का आईटी सेक्टर हर साल 15% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर रहा है। मगर दोस्तों, हैदराबाद में ऐसा स्पेशल क्या है? पहला रीजन है हैदराबाद के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स। 2024 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2.9 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया, जिसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए अकेले हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए गए। इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जैसे एयरपोर्ट तक मेट्रो के एक्सटेंशन के लिए 100 करोड़, आउटर रिंग रोड के लिए 200 करोड़, हैदराबाद मेट्रो के लिए 500 करोड़, ओल्ड सिटी तक मेट्रो एक्सटेंशन के लिए 500 करोड़ और सब अर्बन ट्रेन नेटवर्क के लिए 50 करोड़ एलोकेट किए गए। इस बजट एलोकेशन से भी ज्यादा बड़ी चीज है प्रोजेक्ट्स का टाइमली कंप्लीशन, जिसके लिए रिसेंटली ही तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्पीड यानी स्मार्ट, प्रोएक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव डिलीवरी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। इसके अंडर स्टेट के 19 प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी पर कंप्लीट किया जाएगा, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से हैदराबाद में अच्छी कनेक्टिविटी से लेकर प्रॉपर रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेसेस तक सब कुछ अवेलेबल है। हैदराबाद के प्लान डेवलपमेंट की वजह से इस शहर में बेंगलुरु जैसा कंजेशन देखने को नहीं मिलता। इसके साथ हैदराबाद में बैंगलोर जैसी वाटर क्राइसिस ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ सफिशिएंट वाटर सोर्सेस को डेवलप करने का काम किया है। सिटी में हिमायत सागर और उस्मान सागर जैसे बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जो सिटी की मेजॉरिटी वाटर नीड्स को पूरा करते हैं। इसके साथ हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है और मूसी रिवर भी यहाँ के पानी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। 1991 में हैदराबाद में सिंगूर रिजर्वायर से भी अपनी वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए पानी विड्रॉ करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेस को भी डेवलप किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में मेदक में मौजूद सिंगूर डैम से मंजीरा नदी का पानी हैदराबाद को सप्लाई किया जाता है और इस सोर्स से हैदराबाद को ऑलमोस्ट 400 मिलियन गैलन पानी हर दिन मिल पाता है। इसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट कोंडोपोचम्मा सागर और मलन्ना सागर रिजर्वायर से गोदावरी नदी का पानी लेने का भी प्लान कर रही है, ताकि हैदराबाद और सराउंडिंग एरियाज की ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व किया जा सके। ये दोनों रिजर्वायर्स वर्ल्ड की बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर बनाए गए थे और इनमें से कोंडापोचम्मा सागर सी लेवल से 612 मीटर ऊपर है, जबकि हैदराबाद की हाइट है 553 मीटर अबव सी लेवल। यानी हैदराबाद को ग्रेविटी की मदद से ही पानी आसानी से सप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, बैंगलोर की तरह हैदराबाद के लिए भी लेक्स बेहद इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स हुआ करती थी, लेकिन अर्बनाइजेशन के चलते यहाँ पर भी लेक्स डिस्ट्रॉय हो गई। इस सिटी में कभी 800 से ज्यादा लेक्स हुआ करती थी, जो इंक्रोचमेंट, डंपिंग, कंस्ट्रक्शन और इलीगल एक्टिविटीज की वजह से अब सिर्फ 185 के आसपास रह गई हैं। लेकिन अनलाइक बैंगलोर, हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने लेक्स की इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करते हुए और बैंगलोर की गलतियों से सीख लेते हुए लेक्स को वापस रिवाइव करने का काम शुरू किया है। अब जैसे कि कुछ समय पहले ही हैदराबाद की 12 लेक्स को रिजुविनेशन के लिए चूज किया गया था। इसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट की एजेंसी हाइड्रा ने कुछ समय पहले ही हैदराबाद की लेक बेड्स पर 52 इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया। यानी हैदराबाद में अपनी सिटी में वाटर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काफी काम किया है, जो उसे बैंगलोर के ऊपर एक काफी बड़ा एज देगा। सेकंड रीजन है दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए शुरू किए गए कुछ बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जैसे टी हब इनिशिएटिव, जहां स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप, फंडिंग, नेटवर्किंग और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके। सिर्फ 2022 तक टी हब ने लगभग 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को स्केल अप करने में मदद की थी। इसकी सक्सेस को देखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट अब टी हब 2.0 लॉन्च कर रहा है, जिसका उद्देश्य है स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना। ये 10 मंजिला फैसिलिटी होगी, जिसका विजन है 5 साल में 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप को
अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से इम्पैक्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स रिबेट्स और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई हैं। दोस्तों, हैदराबाद की अगली सबसे खास बात जो इसे भारत की दूसरी आईटी सिटीज से अलग बनाती है वो है यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2024 के मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बैंगलोर के मुकाबले हैदराबाद की कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। जहां एक फैमिली हैदराबाद में 12,000 से लेकर 40,000 के बीच एक अच्छा फ्लैट रेंट कर सकती है, वही सिमिलर फ्लैट के लिए बैंगलोर में 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। 2023 में हैदराबाद की कंपनीज में लगभग 9 लाख लोग काम कर रहे थे, जिन्हें यहाँ रहने के लिए रिलेटिवली लोअर प्राइस में घर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कम पैसे में हाईली एडवांस ऑफिसेज भी रेंट पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज अपने बिजनेसेस में कॉस्ट कटिंग कर पाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हैदराबाद इन्वेस्टमेंट के लिए एक फेवरेबल प्लेस बनता जा रहा है। अगला रीजन है हैदराबाद का वर्ल्ड क्लास स्किल्ड वर्कफोर्स। हैदराबाद में भारत के 357 से ज्यादा टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को वर्ल्ड की टॉप 12 यूनिवर्सिटीज में रैंक किया गया है। इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स निकलते हैं जो अल्टीमेटली यहाँ की कंपनीज में हायर हो जाते हैं। इसके अलावा बैंगलोर के मुकाबले दोस्तों हैदराबाद का क्राइम रेट भी काफी कम है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैंगलोर में 2021 के मुकाबले 27% ज्यादा क्राइम रिपोर्ट किया गया है और बैंगलोर में ऑलमोस्ट हर एक घंटे में 5 क्राइम केसेस रजिस्टर होते हैं, जो इस शहर को धीरे धीरे अनसेफ बना रहे हैं। वहीं हैदराबाद को भारत की 3rd सेफेस्ट सिटी माना गया है और यहाँ क्राइम रेट बाकी मेट्रो सिटीज के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस एक शहर को अच्छा या दूसरे शहर को बुरा बताना नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ बैंगलोर ने सालों से भारत की टेक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी उठा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बहुत से शहर अब इस जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहे हैं। साथ ही नए टेक हब्स के इमरजेंस की वजह से ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में भारत का शेयर भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि हैदराबाद हो या बैंगलोर, हर शहर भारत के विकास के लिए बराबर महत्व रखता है। इसीलिए भले ही हैदराबाद विकास की प्रगति पर हर रोज नए आयाम छू रहा हो, लेकिन हमें बैंगलोर की अहमियत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और बैंगलोर को एक केस स्टडी की तरह लेना चाहिए कि जो ऊंचाइयां, जो टेक्नोलॉजी, जो पॉलिसी एडवांसमेंट्स बैंगलोर ने किए हैं, वो पूरे भारत के शहरों के लिए और उनकी नीतियों के लिए एक पढ़े जाने का विषय है। और इसीलिए जरूरी है कि सरकार बैंगलोर की बिगड़ती स्थिति को भी इंप्रूव करने के लिए कुछ इमीडिएट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले, जैसे कंजेशन को खत्म करना, वाटर क्राइसिस को खत्म करना और रेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके साथ सिर्फ बैंगलोर और हैदराबाद ही नहीं, बल्कि भारत के हर स्टेट में उसका खुद का एक आईटी हब या आईटी क्लस्टर होना चाहिए, जो ना सिर्फ बैंगलोर जैसी सिटीज के बर्डन को रिड्यूस कर सके, बल्कि अपने स्टेट के आईटी सेक्टर को और ज्यादा पुश दे सके। दोस्तों, क्या आपके स्टेट में भी है कोई ऐसा उभरता हुआ आईटी हब या टेक हब? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।